हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ब्लॉक 2 पढ़ रहे हैं MPC 005 का, और आज इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का ही अगला पार्ट है कंस्ट्रक्टिंग अ सर्वे रिसर्च। तो हम सर्वे रिसर्च क्या है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली इसमें ये बोला जा रहा है कि जो हम सर्वे रिसर्च करते हैं उसमें हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि उसका कंटेंट क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चनेयर होगा, उसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो फॉर्मेट क्या होगा, उसकी वर्डिंग्स क्या होंगी कि लोग जो हैं उससे कंफ्यूज ना हो, उनको क्लियरली समझ आ जाए। क्योंकि कई बार वो आपसे पूछ नहीं सकते। मान लो सपोज आपने मेल कर दिए क्वेश्चंस, बहुत लोग होते हैं जो मेल में पूछना ज़रूरी नहीं समझते, उनको पास टाइम इतना नहीं होता है कि वो क्वेश्चन समझें और आपसे पूछें। तो जो उनको समझ में आता है वो भर के भेज देते हैं। तो वर्डिंग्स बहुत ज़रूरी है। तो द क्वेश्चन शुड बी वर्डेड दैट देर इज़ अ क्लैरिटी, उसमें क्लैरिटी हो इन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एलिसिटिंग रिस्पॉन्स। मतलब कई बार क्वेश्चन भी इतना कन्विंसिंग होता है, इतना इंटरेस्टिंग होता है कि रिस्पोंडेंट को मन करता है कि मैं इसका आंसर ज़रूर दूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग हो आपके और क्लैरिटी के साथ लिखे हों कि पता हो कि एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है। सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स आर दी बैकबोन ऑफ द रिसर्च, क्योंकि सारा सर्वे ही उसी पे डिपेंड है आपने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। दैट इज वाई द स्टेटमेंट और द क्वेश्चंस ऑफ द रिसर्च शुड बी शॉर्ट एंड स्पेसिफिक। स्टेटमेंट शॉर्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट्स लोगों को समझने में टाइम लग जाता है, कंफ्यूजिंग भी हो सकती हैं। ठीक है, और क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। डिसाइडिंग द कंटेंट, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ के पहले जैसे पायलट स्टडी में कुछ लोगों से भरवाओ, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में आपके क्वेश्चन से वही रिस्पॉन्स आ रहा है जो आप जिसको आप स्टडी करना चाहते हो। तो आप उसका कंटेंट, उसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखो। देन सेलेक्टिंग द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्मेट कौन सा वाला सबसे बेस्ट रहेगा आपका, लाइकट स्केल टाइप का जिसमें पॉइंट्स होते हैं। जैसे आप कई बार आंसर देते हो ना कि उसमें लिखा होता है कि वेरी गुड है, या एवरेज है, या बैड है, या वेरी बैड है, या रेटिंग्स जिसको हम रेटिंग्स बोलते हैं, जैसे 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, तो वो लाइकट या 5 पॉइंट स्केल टाइप का होता है। या फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोगे, आप खुद से चॉइसेस दे दोगे कि इसमें से चूज़ करो। ऐसा वाला कब होता है, जब हमें पता होता है कि 3-4 ऑप्शंस हैं, उसी में से चूज़ करवाना है। तो डिसाइडिंग ऑन हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस एंड वुड एलिसिटेट द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स, कि हम क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें कि आंसर जो है उसी तरीके से आए जो हमने स्टडी करना है। मतलब ये नहीं कि आपको जो आंसर चाहिए वो आए, यानी कि आंसर का समझ में आ जाए उनको कि पूछा क्या गया है। कहीं ऐसा ना हो कि पूछ कुछ और रहे हो, आंसर कुछ और आ रहा है। फॉर्मेटिंग द सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू ब्रिंग आउट द बेस्ट रिस्पॉन्स एंड फेवरेबल कंडीशन फॉर द सर्वे, कि आपके क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, यानी कि जो क्वेश्चनर आपने बनाया है, वो आपका ऐसा हो कि उससे आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट रिस्पॉन्सेज मिले। कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन इतने टफ हो कि लोग छोड़ दें। फिर द रिसर्चर नीड्स टू बी वेरी सेंसिटिव। आप कोई सेंसिटिव चीज़ ना लिखें उस क्वेश्चन में जो किसी को हर्ट कर सके, किसी की फीलिंग्स को। तो मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़, और ख़ासकर हमारे जैसे कंट्री में रिलीजियस वैल्यूज़ का बहुत ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन जो है वो डिसाइड करने चाहिए। देन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन सर्वे रिसर्च, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पहले से ही हमें फिक्स होता है कि हमें क्या क्या, क्लोज्ड एंडेड भी बोला जाता है एक्चुअली इसको, कहाँ से क्या क्या आंसर्स हमें चाहिए। तो ऑप्शन हम दे देते हैं कई बार उसमें। तो सम टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस इंक्लूड डिकोटोमस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ है कि इसमें लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, और तीसरा है कि फिल्टर और कंटीजेंसी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें देखो पहले से ही, एक तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब है पहले से ही क्वेश्चन डिसाइडेड है इसमें, क्योंकि ये सडनली नहीं है कि कुछ भी पूछ लिया। तो स्ट्रक्चर्ड है पहले से, तो या तो डिकोटोमस क्वेश्चन होंगे। डिकोटोमस का मतलब दो दो, डिको मीन्स दो, कि आपको दो ही रिस्पॉन्स मिलेंगे, या तो येस और नो या ट्रू और फॉल्स में से एक सेलेक्ट करना है। जैसे डज द लाइब्रेरी ऑफ ए यूनिवर्सिटी हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस सिस्टम, इस तरह के क्वेश्चन, जहाँ पे आपको कोई ओपिनियन नहीं चाहिए, आपको खाली येस और नो में आंसर चाहिए, कोई चीज़ है अवेलेबल या नहीं है, उस टाइप का। या फिर आपने जैसे जेंडर का है, प्लीज़ मेंशन योर जेंडर। देखो आज के केस में सिनेरियो में तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आज के सिनेरियो में क्या है ना, हमें कई बार जेंडर का भी ऑप्शन ओपन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वी आर एक्सेप्टिंग अदर जेंडर्स ऑल्सो। तो इसी चीज़ की मैं बात, जो सेंसिटिविटी की बात हो रही थी अभी ऊपर, कि आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है
कि आपके टाइम पे वो चीज़ों को कैसे लिया जा रहा है उसकी। अब ये तो हो सकता है बहुत पुराना प्रिंट है बुक का, उस टाइम पे इट वाज नॉट वेरी नेसेसरी कि हम जेंडर के लिए थर्ड कैटेगरी भी वो करें, तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने जेंडर मेल फीमेल दिखाया है। बट अगर आप आज के टाइम पर रिसर्च कर रहे हो और आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो डिकोटोमस का बेसिकली मतलब है दो ही ऑप्शन के आंसर हैं। फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, लेवल ऑफ मेजरमेंट में तीन तरह के हो सकते हैं। एक होता है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब जहाँ पे आपको नाम या क्लासिफिकेशन लिखनी है, जैसे आपको यहाँ पे आ रहा है ना, दिख रहा है जैसे कि आपने कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये आपके नॉमिनल के एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो क्लासिफिकेशन या नाम लिखने हैं नॉमिनल, एन से नॉमिनल, नाम याद रखो इससे। ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर लिखना है आपको, उनका ऑर्डर रैंक देना है। और इंटरवल का मतलब है रेटिंग देनी है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अ नॉमिनल क्वेश्चन में हैव नंबर्स बिफोर ईच रिस्पॉन्स विच में ओनली रिप्रेजेंट द सीरियल ऑर्डर, लाइक जैसे ये दे रखा है, ये नॉमिनल है। आपको खाली कैटेगरी चूज करनी है अपनी, या क्लासिफिकेशन हो रखी है ना लोगों की कैटेगरी के बेस पे, जनरल ऐसी, तो ये नॉमिनल में हो गया। उसके बाद अगर सीरियल ऑर्डर में लगाने के लिए बोल दिया, वो भी नॉमिनल है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑर्डिनल में आपको रैंक देनी है। अब यहाँ पे आपको रैंकिंग देनी है। रैंकिंग किस चीज़ की देनी है, मोस्ट ट्रेंडी और मोस्ट फैशनेबल कौन है इनमें से, तो आपकी रैंकिंग आपको देनी है टू गिव अ रैंक ऑफ 1 टू द मोस्ट ट्रेंडी और 1 to 4 की। चार ही तो नाम है तो 1 to 4 ही दोगे। लेकिन क्या लिखा है कि किसको 1 देना है, 1 टू द मोस्ट ट्रेंडी टाइकून एंड 4 टू द लीड, जो सबसे ज़्यादा फैशनेबल आपको लगता है उसको आप 1 दोगे, और उससे कम को 2, उससे कम को 3, उस सबसे कम को 4। अब यहाँ आप रैंक दे रहे हो, आप सीरियल ऑर्डर में नहीं लगा रहे हो। सीरियल ऑर्डर में लगाना होता है कि नॉमिनल हो गया, कि आपने सीरीज में लगा दिया, एक ये है जनरल है, एक कैटेगरी, एक ये कैटेगरी है, एक ये कैटेगरी है, जैसे आपने नाम लिख दिए सीरीज में, वो तो नॉमिनल हो गया। ऑर्डिनल में आप एक्चुअली उनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक दे रहे हो कि पहले ये पसंद है तो पहले ये लिखना है, फिर ये, फिर वो, ऐसे करके। तो इसमें आपने रैंकिंग है कि सबसे ज़्यादा फैशनेबल, सपोज आपको यहाँ पे बिल गेट्स लगता है तो वहाँ 1 दे दिया, सबसे कम में आपको लगता है कोई तो वहाँ 4 दे दिया, इस टाइप से। ये रैंकिंग है, यानी कि ऑर्डिनल ऑर्डर में। फिर आता है आपका इंटरवल। इंटरवल में आपको रेटिंग देनी है, रेटिंग के उस पर, ठीक है। जैसे लाइकर्ट स्केल रिस्पॉन्स होता है ये वाला, स्ट्रांगली एग्री 1 है, एग्री 2 है, कैन नॉट से 3 है, डिसएग्री 4 है। आपको जो आपका आंसर है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ नंबर लिख दो, ठीक है। और लास्ट में फिल्टर और कंटीजेंसी क्वेश्चंस है। व्हेन अ क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट इट इज फॉलोड बाय सक्सीडिंग क्वेश्चंस विच आर सब पार्ट्स ऑफ द मेन क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नोन एज फिल्टर और कंटीजेंसी क्वेश्चन। कि आपने एक क्वेश्चन भरा, उसके आंसर के अकॉर्डिंग और क्वेश्चंस आ गए उसके, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ अ रिसर्चर वांट्स टू आस्क whether the respondent has ever attended library of the university and if the researcher also wants to know how many times the respond। अब देखो ये आपने बहुत यूजुअली भरे भी होंगे। देखो आप जैसे हैव यू एवर रेगुलरली अटेंडेड द लाइब्रेरी, अब इसमें क्या है ना, अगर आप नो करोगे तब तो आपको ये वाला नहीं भरना, आप गए नहीं हो तो आप आगे क्या भरोगे उसमें। लेकिन सपोज आपने यस करा तो आपको ये भरना पड़ेगा कि आप कितनी बार गए लाइब्रेरी, 1 in a month, 2 in a month, एवरी वीक, ईच डे। फिर आपने भरा सपोज आप 2 in a month जाते हो, फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि आप उसमें कौन से वाले सब्जेक्ट की बुक्स ज़्यादा देखते हो। तो एक चॉइस के बेस पे आगे के क्वेश्चन हैं, उसको फिल्टर और कंटीजेंसी क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर्ड थे। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि पहले से क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, आपको प्लान्ड है जो पूछने हैं, और क्लोज्ड एंडेड भी हैं, क्योंकि आप उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको जस्ट चूज करना है। फिर है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आर यूजुअली इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में यूज होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन लिस्ट प्रिपेयर नहीं होती, और जो इंटरव्यूअर है ना, वो जो जवाब देता है उसके बेस पे फिर आप उससे और चीज़ें पूछ लेते हो। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ क्वेश्चन माइट डिपेंड अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट, और दे आस्क क्वेश्चन इन एन इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर। अनस्ट्रक्चर्ड है, इसको इनफॉर्मल भी बोलते हैं कई बार, फॉर्मल और इनफॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे भी कहा जाता है। एंड यहाँ पे you should take full care and should give a silent probe, verbally encourage, ask for clarification and have full empathy for the respondent। तो आपने कुछ हिंट नहीं देना है उसके आंसर को, कोई अपनी ओपिनियन नहीं थोपनी है,
वर्बली एनकरेज करना है आंसर करने के लिए, क्लैरिफिकेशन देनी है, और एम्पैथी के साथ, यानी कि सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए कि सामने वाले को किसी चीज़ का बुरा ना लगे। तो देखिए आपके सामने अभी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस है। ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप बताओ, आपने जो पढ़े हैं अभी उसमें से कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है क्योंकि पहले से ही फिक्स क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, और उसमें भी ये आपके मल्टीपल चॉइस क्लोज एंडेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पहले से ही आपको चॉइसेस दी है। पर ये नॉमिनल, ऑर्डिनल या उसमें नहीं आएगा क्योंकि ना तो आप इनमें रैंक दे रहे हो, ना आप इनमें कोई ऑर्डर में लिख रहे हो, ना कोई क्लासिफिकेशन लिख रहे हो, जैसे इसमें फिक्स्ड आंसर है जिसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो ये भी एक तरीका होता है। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस वाइल डिजाइनिंग द इंस्ट्रूमेंट, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दैट इट शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक, रेलेवेंट एंड शॉर्ट। स्पेसिफिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रेलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए। आपके रिस्पोंडेंट भी कैपेबल होने चाहिए कि वो आंसर कर सकें। ऐसा ना हो कि आपका जो रिस्पोंडेंट है वो इलिटरेट लोग हैं और आपने उनको मेल कर दिया या क्वेश्चनर लिख के ले गए। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या लिख नहीं सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे तो आपको इंटरव्यू ही लेना पड़ेगा, वहाँ पे आप क्वेश्चनर नहीं भरवा सकते। तो उसी तरीके से आप अपनी लैंग्वेज का भी ध्यान रखो कि जिस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या क्वेश्चन लिख के दे रहे हो वो लैंग्वेज सामने वाले को आती है नहीं, तो उसकी कैपेबिलिटी का भी ध्यान रखो। उसके साथ फुल एम्पैथी होनी चाहिए और कोई बायस नहीं होनी चाहिए आपके क्वेश्चनिंग में, कि आप इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछो कि उसको लगे कि अगर मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करूँगा तो मेरी इमेज ख़राब बनेगी। बहुत ही क्वेश्चन बहुत न्यूट्रल होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस ना हो जिनको पढ़ के लगे कि अगर मैंने आंसर ऐसे दिया तो मेरी इमेज ख़राब हो सकती है। कई बार लोग इस तरीके से भी, क्योंकि हम भी इंसान होते हैं रिसर्चर, क्वेश्चन बनाते टाइम क्या होता है कई बार अपनी ओपिनियन बीच में हम ला सकते हैं, तो उस तरह से उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखते हुए। नाउ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है सर्वे रिसर्च के, कि ये कन्वीनियंट है, लेस टाइम टेकिंग है, इकोनॉमिकल है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ हो सकता है, ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ हो सकता है। हम इसमें लेटेस्ट चेंजेस और एडवांसमेंट के बारे में पता कर सकते हैं, जैसे हम सर्वे कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, और रिसर्चर गेट्स अ फुल चांस टू वेल ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट द रीजन ऑफ द स्टडी, टू गेट फुल एंड ऑनेस्ट आंसर्स मिल सकते हैं हमें इसमें। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ रिस्पॉन्सेज, मतलब आपको हर रिस्पोंडेंट की जो क्वेश्चन के आंसर है उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है। तो कई बार क्या होता है जब आप ग्रुप में पूछते हो ना तब ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ग्रुप में सब एक साथ होते हैं तो वो एक दूसरे के आंसर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हो ना कई बार क्या होता है कि हमने सुन लिया कि वो वाला भी, साथ वाला भी आंसर ये दे रहा है तो मैं भी यही आंसर दे दूँ, लोग एक दूसरे को देख के आंसर देना शुरू कर देते हैं। वो प्राइवेसी ग्रुप में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हाई एट्रिशन रेट होता है बहुत ज़्यादा। मतलब एट्रिशन का मतलब है कि वो लोग चले जाते हैं जिनसे आप सर्वे कर रहे हो, कई बार शिफ्ट हो जाते हैं या कई लोगों की डेथ हो जाती है, वो लोग होते नहीं हैं, तो फिर आपको देखना पड़ता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो आप कई सालों तक किसी को स्टडी कर रहे हो तो वो लोग ही अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके आगे है डिफ़िकल्टीज़ एंड इश्यूज़ ऑफ सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च में क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, इसमें देखो सबसे पहले है कि इश्यूज ऑन सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ सर्वे, कि आप किस तरीके से आप सर्वे करोगे, आपका टाइप ऑफ सर्वे कैसा होगा। क्वेश्चनर आप मेल से करोगे, 1-to-1 फेस इंटरव्यू करोगे, कैसे आप सर्वे करोगे, यही प्रॉब्लम है। पहले तो वो डिसाइड करना है। क्यों उसमें प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि आपको अपनी पॉपुलेशन की जानकारी होनी चाहिए कि आपकी पॉपुलेशन जो है, यानी कि जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है, जो लोग हैं वो कैसे कंफर्टेबल रहेंगे विद द लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ उनकी क्या कंफर्टेबिलिटी है। विल दे बी कंफर्टेबल इन द रिटन क्वेश्चनर, विल दे बी कंफर्टेबल इन द ओरल इंटरव्यू, मेल पे आंसर करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो सैंपल हैं, जो पॉपुलेशन, जैसे स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों में क्या होगा कि आप मेल वाला ऑप्शन जो है वो यूजुअली यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, या वो यूज़ नहीं करते हैं मेल वगैरह उस टाइम पे। बट अगर कॉर्पोरेट ऑफिस के लोग हैं तो उसमें मेल ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है कि मेल के थ्रू आप सर्वे कर लो। स्कूल स्टूडेंट्स में आप इंटरव्यू ले सकते हो, या उनको ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट कर सकते हो, या आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन दी पॉपुलेशन यू शुड डिसाइड कंफर्टेबिलिटी कहाँ पे है आपकी पॉपुलेशन की। एंड ऑल्सो द जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस की कितनी डिस्पर्स है पॉपुलेशन, क्या आप प्रैक्टिकली वहाँ जा भी सकते हो या नहीं। प्रैक्टिकली नहीं जा सकते तो ऑब्वियसली आपको मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, फेस टू फेस नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इशू।
Another one is issues on the survey instrument, कि which instrument you will be using for the research, किस तरह से क्वेश्चंस आप पूछोगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। तो बार बार आपके पास बोला ही जा रहा है कि लेंथ ऑफ द क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए। थर्ड इज द बायसनेस। कई बारी रिसर्चर का बायस और उसके प्रिजुडिस आ जाते हैं अपने खुद के ही सर्वे क्वेश्चन में, तो उनको ये क्लियर होना चाहिए कि कोई बायस उसके अंदर ना दिखे, मतलब बिहेवियर शुड बी सोशली डिजायर्ड वन और ही और शी नॉट लूज ट्रैक, ऑल्सो अवॉइड फॉल्स रिपोर्ट। जो सोशली डिजायर्ड बिहेवियर है, या जैसे यहाँ लिखा है कि फॉल्स रिपोर्ट ना मिले किसी चीज़ की, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस डिज़ाइन करने हैं, सर्वे करना है। एंड इन सच केसेस इश्यूज ऑफ बायस इज रियली डिफिकल्ट बट एसेंशियल एजेंडा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपका अपना खुद का रिसर्चर का बायस उसमें नहीं नज़र आना चाहिए। नाउ फोर्थ इज द लास्ट वन, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब आपको एक्चुअली में जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो कॉस्ट कितना लगेगा, मोड ऑफ सर्वे में आप कितना कंफर्टेबल होगे, किस तरीके से आप सर्वे लोगे, फ़ोन से होगा, 1-to-1 फेस इंटरव्यू हाउस होल्ड जाके होगा, या आप उनको ग्रुप में बिठा के करोगे, मतलब मोड क्या है, फिजिबिलिटी कितना है, जिस एरिया को आपने सेलेक्ट कर लिया है। आपने कोई ऐसा एरिया ले लिया जहाँ पहुँचना ही मुश्किल है, तो वो एक इशू हो सकता है। फिर रिक्वायर्ड टाइम कितना लगेगा, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, इसीलिए पायलट स्टडी करी जाती है। पायलट स्टडी में हमें पहले ही स्मॉल ग्रुप से, स्मॉल सैंपल से करने से पता चल जाता है कि ये बड़े ग्रुप के लिए कितना प्रैक्टिकली फिजिबल है। तो नाउ दिस यूनिट इज़ ओवर एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट इन द नेक्स्ट वीडियो। और आई होप आपको समझ में आया हो जो हमने पढ़ा है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।